कुछ ही दिन पहले हमें नेपाल के अंदर एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिला। आसपास के रीजन जैसे दिल्ली वगैरह में भी इसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। अब कल यहाँ पर एक और अर्थक्वेक आया जिसको बोला जा रहा है आफ्टर शॉक। देखो होता क्या है ना, जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, तो एक तो होता है आपका जो मेन वाला अर्थक्वेक होता है जिसके सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया। पर उसके पहले और उसके बाद भी ना कुछ छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। जैसे इससे पहले जो आते हैं उनको बोलते हैं हम फोर शॉक्स। जब भी हम वर्ड वर्ड यूज करते हैं ना, FORE, ये दिखाता है उससे पहले वाले। और कुछ होते हैं आफ्टर शॉक, आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद में। तो बहुत सारे इस तरह के स्वाम्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कल दिल्ली के अंदर और नेपाल के अंदर हमें एक आफ्टर शॉक भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये चीज भी आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। बाकी कल जो अर्थक्वेक आया था, मतलब पिछले दिनों अर्थक्वेक आया था, उसके बारे में हमने भी प्रीलिम बूस्टर के अंदर डिस्कस किया भी था। राइट। तो दोस्तों कुछ इस तरह की और भी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है आज के सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो डेट है आज की 7 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। कंटिन्यूसली हमने बात करी है पिछले दिनों के अंदर जो पोल्यूशन के रिगार्डिंग। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे उठा है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू ऑड इवन व्हीकल रोटेशन। ये स्टार्ट होने जा रहा है, अगले हफ्ते से ये चीज स्टार्ट होगी, ऑड इवन। समझते हैं कि आखिर ये ऑड इवन होता क्या है। देखो यहाँ पे बहुत ही आप आराम से समझ पाओगे। जैसे ऑड तो आप समझते हो, जैसे हम नंबर्स पढ़ते ही हैं, जैसे 1 3 5 7 9, जिनकी यूनिट डिजिट ये होती है उनको ऑड बोल देते हैं। इवन क्या होता है, जिनकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 ये होती है। अब होता क्या है ना इसके अंदर, ऑड इवन के अंदर, कि जिस दिन मान लो ऑड तारीख है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर क्या है, ये भैया एक ऑड है। ठीक है। तो ऑड डेट को क्या होगा, ऑड वाली डेट को जिन गाड़ियों का जो नंबर होगा, नंबर प्लेट जो होगी वो ऑड नंबर के साथ एंड हो रही होगी, सिर्फ वही गाड़ियां चल पाएंगी। आपकी इवन वाली गाड़ियां उस दिन नहीं चल पाएंगी। ठीक है। अब कल को जैसे 8 नवंबर हो जाएगी, उस दिन क्या होगा, वो इवन डेट है, उस इवन डेट को सिर्फ इवन नंबर वाली गाड़ियां चल पाएंगी। ये होता है आपका ऑड इवन रूल। ठीक है। ये 13 तारीख से शुरू होगा, 20 तारीख तक ये चीज हमें देखने को मिलेगी। देखा जाएगा कि क्या इसका इम्पैक्ट आता है। देखो देखने में ये चीज ठीक लगती है, रीजन बीइंग कि आपकी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलेंगी। जब जिसके पास लेट से इवन नंबर वाली गाड़ी है, तो ऑड वाली तारीख को वो कहीं ना कहीं मेट्रो के माध्यम से या फिर कोई और पब्लिक व्हीकल के माध्यम से जाने की कोशिश करेगा। तो आपकी व्हीकल्स कम हो सकती हैं इससे। ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आप देखो ना, तो इस चीज को और भी जगह के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है दुनिया भर के अंदर। पर बहुत ज्यादा हमारे पास ना कोई ढंग का साइंटिफिक डेटा है नहीं कि एक्चुअल में इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या एक्चुअल में वहां पे एयर पोल्यूशन कम होता है या नहीं होता। ये एक इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर होता है, अच्छी बात है कि अगर पोल्यूशन कम होगा इससे, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। राइट। तो चलते हैं आगे। एक है हमारा डिसकंटिन्यूशन ऑफ CWMI। देखो नीति आयोग ना एक रिपोर्ट निकालता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। आई एम श्योर जो लोग काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको इस बारे में पता होगा। एंड साथ में वो अपना मेंस के अंदर भी इनफैक्ट आप सभी ने कोट भी किया होगा अपने, जब भी वाटर रिलेटेड, वाटर स्ट्रेस के रिगार्डिंग जब क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्या हुआ है ना, नीति आयोग सोच रहा है, अभी डिसकंटिन्यू हुआ नहीं है, वो सोच रहा है कि इसको शायद हमें डिसकंटिन्यू करना होगा, कुछ पैरामीटर या तो और ऐड करने हैं। इसी वजह से बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज है उनके सुझाव मांगे गए हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या हमें इसमें कुछ बदलाव चाहिए या फिर इसको हमें डिसकंटिन्यू करें। कुछ इस तरह की भी बातें चल रही हैं, कुछ बहुत कंक्रीटली नहीं हुआ, बट इस तरह की बातें चल रही है। थोड़ा सा अगर हम CWMI के बारे में जानने की कोशिश करें, तो पहली बात तो ये कि जून 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और जब इसको लॉन्च किया गया ना, तो उस समय 3 मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन देखा गया। आपकी वाटर रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो आप तो जानते हो ये जो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो गया, वाटर रिसोर्सेज, ये तो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। ठीक है ना। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये मिनिस्ट्री 2019-20 के राउंड बनी है। तो 2018 के अंदर ये अलग अलग ही हमें देखने को मिलती थी। तो उस समय 3 मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन देखने को मिला। यहाँ पर पता लगता था यार कौन सी स्टेट कैसा काम कर रही है, कितनी हालत खराब है, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। राइट। इसमें अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दे जाती थी कि आपने पानी को कितने एफिशिएंटली मैनेज किया। तो जो नीति आयोग का पॉइंट भी है ना, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, वो यहाँ पर देखने को मिलता था। कॉम्पिटिटिव किस तरह से, जैसे मान लो गुजरात स्टेट टॉप पर आई है, कोई दूसरी स्टेट इसके बाद होगी, लेट से महाराष्ट्र है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई थिंक राजस्थान है वैसे, पर लेट से गुजरात और राजस्थान है। ठीक है। गुजरात अगर टॉप पे आ रही है, राजस्थान सेकंड नंबर पे आ रही है, तो दोनों ना एक रैंकिंग से क्या हो रहा है, एक हेल्दी कंपटीशन बन रहा है। राजस्थान सोचेगा नहीं यार मैं ऊपर चलता हूँ, गुजरात बोलेगा नहीं मुझे टॉप पे ही रहना, मैं और मेहनत करूंगा। तो इस तरह से मेहनत करने के चक्कर में ना दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। बाकी साथ में मिलकर कोलैबोरेट करते हुए ये चीज हो रही है, तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के भी एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
पानी का मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अभी ध्यान रखने वाली बात है ना, जो रीसेंट रिपोर्ट है कब की है, 2019-20 की है। आप बोलोगे सर हम तो 2023 में बैठे हुए हैं, ये क्या बात हुई? अरे भैया बीच में कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, तो पिछले कई सालों की रिपोर्ट ना, 3-4 साल की रिपोर्ट है, वो रिलीज ही नहीं हो पाई है। तो पिछली बार की जो रिपोर्ट है हमारे सामने, उसके हिसाब से गुजरात जो था वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, बाद में आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हमें देखने को मिल जाएंगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा बदलाव या चेंजेस किस में देखने को मिलेंगे, तो राजस्थान ने काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करी है, ठीक है? 9 पोजीशन ये ऊपर गया है, तो काफ़ी अच्छा काम राजस्थान यहाँ पे इस काम में कर रहा है। बाकी गोवा ने थोड़ा खराब काम किया, ठीक है ना? इसलिए उसका पोजीशन ड्रॉप हुआ, पंजाब का पोजीशन भी ड्रॉप हुआ। तो ये कुछ चेंजेस हमें पता लगे थे सीडब्ल्यूएमआई के रिगार्डिंग। देखो एक ना मैं कुछ 2-3 आर्टिकल्स पढ़ रहा था सीडब्ल्यूएमआई के रिगार्डिंग ही, वहाँ पर एक और मुद्दा यहाँ पे जनरेट हुआ कि एक्चुअल में ना ये डेटा का एक बहुत मेजर मुद्दा बन रहा है। एक्चुअली मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। अगर आपको किसी भी कुछ अपने आप के अंदर प्रोग्रेस करनी है, तो उसके लिए डेटा बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्टडीज़ के अंदर एक बदलाव चाहते हो, एक प्रोग्रेस चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए यार मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, दिन के मेरे 24 घंटे कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, तभी तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर पाओगे। पर एक इशू और भी आता है, डेटा से ना कई बार आपको अपनी खामियाँ पता लगती हैं। तो कुछ आर्टिकल्स इसमें ये भी बोल रहे हैं कि ना सरकार चाहती नहीं कि बहुत ज़्यादा डेटा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जब डेटा पता लगता है और पता लगता है कि यार पानी अच्छे से मैनेज हम कर ही नहीं पा रहे, तो कहीं न कहीं सरकार की खामियाँ पता लगती हैं। तो ये भी एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट था जो सामने देखने को मिला। बाकी एग्ज़ैक्ट क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे के, अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमारे पास है नहीं। कुछ पैरामीटर्स ऐड करने की इन्होंने बात करी है, तो फ्यूचर में जब ये चीज़ होगी तब थोड़ा और इसको हम डिस्कस कर लेंगे। एक और मुद्दा है कि ये जो हीरालाल समारिया जी हैं, ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आज के समय हमें देखने को मिलेंगे। तो देखो 1 नवंबर 2023 मतलब आज से 6 दिन पहले ही हमने सीआईसी, एसआईसी इनकी बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करी है। तो प्लीज़ एक बार जिसने नहीं देखा, इस पर्टिकुलर 1 नवंबर वाली न्यूज़पेपर को जो डिस्कशन थी हमारी, उसको एक बार देख लीजिए। वहाँ पर सीआईसी, एसआईसी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ लैब ग्रोन डायमंड एलजीडी के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से समझना इस मुद्दे को, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दा है ये। देखो एक तो होते हैं आपके क्या, एक होते हैं आपके नेचुरल डायमंड, ठीक है? हमें थोड़ा-सा आइडिया है इनके बारे में। एक होते हैं आपके लैब ग्रोन डायमंड, एक होते हैं आपके क्या, डायमंड सिमुलेंट्स। सर ये क्या है डायमंड सिमुलेंट? ये तो हमने कभी नहीं सुना। अरे कभी गए हो किसी अपने घर के आस-पास, कभी मेले में गए हो? गए होंगे ना, वहाँ पे मेले वगैरह में कभी देखा है कि लोग डायमंड बेच रहे होते हैं? मतलब डायमंड नहीं, नकली डायमंड जो होता है। तो ये डायमंड सिमुलेंट और कुछ नहीं है, आपका नकली डायमंड ही है। देखने में डायमंड जैसा लगता है, पर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो डायमंड की चमक बहुत होती है। ये मेले में जो लोग बेच रहे होते हैं, इनकी चमक थोड़ी उतनी होती है। तो अपने आप में डायमंड सिमुलेंट और कुछ नहीं, डायमंड की तरह दिखने वाला एक कोई एलिमेंट या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको बोलते हैं डायमंड सिमुलेंट। तो बेसिकली डायमंड तो है ही नहीं, तो इसको हटाते हैं, साइड में करते हैं डायमंड सिमुलेंट को। हम बाकी चीज़ें समझते हैं। जैसे नेचुरल डायमंड की अगर हम बात करें, तो मुझे बताओ कि आप नेचुरल डायमंड जब और लैब ग्रोन डायमंड की बात करते हो ना, तो एक्चुअल में अगर आपको लगेगा कि शायद सर ये दोनों अलग-अलग हैं, इनका बनाने का तरीका अलग है, पर एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे, इनकी आप केमिकल कॉम्पोज़िशन देख लो या आप इसकी देख लो क्या, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, आपको पता लगेगा कि यार ये दोनों सेम है। कहने का मतलब क्या, नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड, इनकी केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। अपने आप में दोनों सिमिलर ही दिखेंगे। आप ना, अगर मैं आपको मान लो आपके हाथ में दे दूं, एक हाथ में नेचुरल डायमंड दे दिया, एक हाथ में लैब ग्रोन डायमंड दे दिया, आप फर्क पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन से वाला है। डू यू गेट द पॉइंट? ये इतने सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा चलो समझते हैं। जब मैं देखो बात करता हूँ नेचुरल डायमंड की, तो आप जानते होंगे कि नेचुरल डायमंड केस के अंदर क्या होता है, आपके जो कार्बन डिपॉजिट्स है ना, उसकी वजह से ये फॉर्मेशन होता है। सर वो कैसे? देखो जब आपके मान लो बहुत सारे कार्बन डिपॉजिट्स हैं, वो अगर धरती के अंदर आपके आपके धरती के अंदर मान लो वो दब जाते हैं, ठीक है ना, डिपॉजिट हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं कार्बन डिपॉजिट, तो कई सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक वो बरी रहते हैं इसके नीचे। जब मिलियन ऑफ ईयर के अंदर बरी रहते हैं ना, तो बहुत सारा हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ पर एक्सपोज होता है। और यही हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर ये जो कार्बन डिपॉजिट्स को क्या कर देता है, उनको कन्वर्ट कर देता है आपके नेचुरल डायमंड्स के अंदर। आई होप ये चीज़ तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर पहले भी पढ़ रखी होगी। सर ठीक बात है। अब लैब ग्रोन डायमंड का कैसे बनते हैं फिर सर? देखो लैब ग्रोन डायमंड ना, तरीका इसका मैं बताता हूँ, 2 तरीके होते हैं। एक होता है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर मेथड, और दूसरा आपका तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम सीवीडी, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। समझते हैं इस मुद्दे को। देखो जब मैं बात कर रहा हूँ लैब के अंदर कोई चीज़ बन रही है, तो आपका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए उसके लिए।
जैसे मान लो एक आपने पेड़ बनाना है, तो पेड़ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बीज चाहिए, एक सीड चाहिए। उसी तरह से आपको डायमंड बनाने के लिए ना, लैब ग्रोन डायमंड के लिए एक छोटा सा डायमंड का टुकड़ा चाहिए होगा, उसको हम बोल देते हैं सीड। ठीक है। अब ये डायमंड का सीड तो हमारे पास आ गया, लेट से। अब क्या करेंगे इसके ऊपर, अब ना यहाँ पर क्या होगा, इस डायमंड के ऊपर हम यहाँ पर एक प्रोसेस करेंगे। इस डायमंड के ऊपर मतलब इसके साथ हम ग्रेफाइट यूज करेंगे। ठीक है। अब डायमंड भी है, डायमंड का सीड है बेसिकली, और ग्रेफाइट है। इसके ऊपर हम लगाएंगे क्या, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर कितना, लेट्स से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का। जब इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगाया, तो इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के अंतर्गत ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ डायमंड। तो ये एक पहला प्रोसेस होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। तो सर दूसरा मेथड क्या है, सीवीडी वाला मेथड। सीबीडी वाले मेथड के अंदर पता क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी आपको एक सीड चाहिए, फिर आप सीड को ना आप एक चैम्बर के अंदर रखोगे, एक तरह का गैस चैम्बर। सो कौन सी गैस होती है इसके अंदर, इसके अंदर जो गैस होती है वो होती है कार्बन रिच गैस। अब जब कार्बन रिच गैस का आप यूज करोगे, तो धीरे धीरे पता क्या होगा, हाई टेम्परेचर के अंदर ये जो पर्टिकुलर गैस है, ये गैस आपके डायमंड सीड के ऊपर स्टिक करती जाएगी, और ये डायमंड अपने आप बड़ा 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 बनता जाएगा। तो इस तरह से केमिकल वेपर डिपोजिशन के माध्यम से भी आप ये चीज कर पाओगे। तो ये मेजरली हमें दो तरीके देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पे लैब के अंदर इस तरह से हम डायमंड क्रिएट कर सकते हैं। एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है कि मैं इतनी सा डिटेल में बता क्यों रहा हूँ। एक्चुअल में ना ये 3-4 बार इस हफ्ते में नहीं, इस साल में न्यूज में आ चुका है। पहली बार तो तब न्यूज में आया था जब इस साल के बजट के अंदर ना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर ना, ये जो डायमंड सीड की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर पहले ना ड्यूटी लगती थी 5% की। पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ड्यूटी को खत्म कर दिया, 0% कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ना लैब ग्रोन डायमंड की इंडस्ट्री अच्छे से प्रॉस्पर करे, इसलिए हमने इसके ऊपर ड्यूटी खत्म कर दी। फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो यूएसए गए थे, आपको याद होगा स्टेट विजिट के ऊपर जब यूएसए गए थे, तो वहां पर जो बाइडेन की जो वाइफ है ना, उनके लिए गिफ्ट लेके गए थे। वो गिफ्ट क्या था, वो गिफ्ट और कुछ नहीं, एक लैब ग्रोन डायमंड ही उन्होंने यहाँ पे गिफ्ट किया था। ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी देखो जो सूरत है ना, आपको जानते हो गुजरात के अंदर बहुत ही फेमस है डायमंड्स के लिए। तो वहां पर भी ना अभी थोड़ा चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं सूरत के अंदर। ठीक है। तो कंसर्न इसके रिगार्डिंग भी है कि सूरत इंडस्ट्री को कितना इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। ये सारी बातें यहाँ पे हमें चल रही हैं। राइट। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, मैंने बताया कि कैसे इनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम है, आप पहचान ही नहीं सकते कि लैब ग्रोन डायमंड कौन सा होता है और बाकी चीजें क्या है। मेथड मैंने आपको समझा दिया, सीवीडी मेथड भी समझा दिया, आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड भी समझा दिया। बाकी आप जानते हो, देखो डायमंड जो होता है अपने आप में एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो इसको कटर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आपको इसको यूज कर लिया जाता है। तो ये सारी इसकी सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भैया डायमंड तो होता है बहुत महंगा। तो ये वाला जो आपका लैब ग्रोन डायमंड है, ये आ जाता है 1/10 प्राइस के ऊपर। डू यू गेट द पॉइंट। तो अपने आप में सस्ता भी है, एंड ऊपर से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो बहुत सारे इसके ना फायदे ज्यादा देखे जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हुआ। देखो जब आप नेचुरल डायमंड को कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके लिए बहुत सारे आपको डिफिकल्ट प्रोसेस करने होते हैं। पर लेबोरेटरी के अंदर तो बड़े आराम से ये चीज कर सकते हो। तो ये सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं एलजीडी के हमें आज के समय के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेनेगल होस्ट WHO गॉन इनिशिएटिव। तो पहली बात तो ना एक काम करो, सेनेगल की आप लोकेशन देख लो। ये हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका में भी कौन सा साइड वाला अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका की। तो यहाँ पर आपको सेनेगल देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा अगर आप और डिटेल में देखना चाहो, दिस इज व्हाट सेनेगल। ठीक है। ये लोकेशन तो सर हमें समझ आई, बट व्हाट इज गॉन इनिशिएटिव। देखो जब मैं बात करता हूँ ना गॉन की फुल फॉर्म है आपका ग्लोबल ऑन्को कैरियाकिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन। ठीक है। ये है ये वाली। ठीक है ना। अगर आपको स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रहा ऑन्को क्राइसिस की क्या है, नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन, ये रहे इसके स्पेलिंग। ठीक है। दरअसल में होता कुछ नहीं है, आप जैसे देखते हो ना ब्लाइंडनेस, लोगों को, लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक ब्लाइंडनेस का कारण होता है कि लोगों की आई के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है कुछ बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है। पर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, ये भी आपके लोगों के अंदर आपके ब्लाइंडनेस को कॉज करती है, और इसका नाम दिया जाता है क्या, रिवर ब्लाइंडनेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर रिवर ब्लाइंडनेस क्यों नाम दिया जाता है। देखो एक्चुअल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपकी रिवर्स होती हैं, जो नदियां होती हैं, ठीक है, इन नदियों में ना कई बार कुछ फ्लाइज वो ब्रीड करती हैं।
जो मक्खियाँ होती हैं ना, कुछ फ्लाइज़ ऐसी होती हैं जिनको हम ब्लैक फ्लाइज़ बोलते हैं, वो ब्लैक फ्लाइज़ जो हैं इन रिवर्स के अंदर ब्रीड करती हैं। इन रिवर्स के अंदर जब वो ब्रीड करेंगी, तो कहीं न कहीं वो बाद में जब आपको काटती हैं, एक इंसान को काटती हैं, तो वो इंसान उसको दिखना बंद हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसको रैशेज़ होंगे, उसको इचिंग होगी, ये सारे कुछ ना कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, रिवर ब्लाइंडनेस, या फिर ये जो ऑनको, अगर मैं स्पेलिंग देखो हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट आप पॉइंट मेरा समझ गए कि रिवर ब्लाइंडनेस आखिर होती कैसे है, ये ब्लैक फ्लाइज क्या है। तो होता क्या है, एक तरह का यहाँ पे पैरासाइट वॉर्म होता है, ठीक है, ऑन्कोकेक्रा वॉल्वुलस, ठीक है। तो ब्लैक फ्लाइज इसके अंदर ब्रीड करती हैं, इनके पास ये पैरासाइटिक वॉर्म होता है। तो अगर कल को वो आपको काटती हैं, तो इससे ये चीज़ दिक्कत आ सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कहाँ पर होती है, कौन सी कंट्रीज के अंदर होती है। देखो ये ज़्यादातर आपको ना अफ्रीका कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेगी। नियरली जो 99% केसेस होते हैं ना, वो आपको अफ्रीका में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ थोड़े बहुत आपको ना ब्राज़ील और वेनेजुएला में भी देखने को मिलते हैं, बट मेजरली इफेक्ट कहाँ होता है, आपका अफ्रीका के अंदर ही। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, आइसोलेटेड कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज, उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और इसको डब्ल्यूएचओ ने ना नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी कि एनटीडी भी क्लासीफाई यहाँ पे कर रखा है। तो गॉन इनिशिएटिव इसका यही है कि कैसे इसके रिगार्डिंग हम काम कर सकते हैं, कैसे उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यही यहाँ पे काम हुआ है। तो 2023 जनवरी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था बाय डब्ल्यूएचओ, ताकि इसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर यहाँ पे सॉल्यूशंस बना पाएं और लोगों को इसके रिगार्डिंग हम मदद कर पाएं। मैंने बता भी दिया किस तरह से कौन कौन सी कंट्रीज इसके रिगार्डिंग है। 99% ऑफ द बर्डन कहाँ पर है, आपके अफ्रीका के ऊपर ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 2023 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट है। तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, और ध्यान में रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, रिवर ब्लाइंडनेस। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है, लास्ट नहीं है शायद, एक और भी है, एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को हम 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा आपको ना इसके बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। 2020 में इसको पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम के ऊपर। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर बात क्या करी गई थी कि 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स आपको दिया जाएगा अंडर एनएफएसए। मैं आपको थोड़ा पहले एनएफएसए के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एनएफएसए को ना दरअसल 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम बोला गया था कि 3 रुपए किलो आपको चावल, 2 रुपए व्हीट और 1 रुपए आपके जो कोर्स गेन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, आपके दो तरह के आपके राशन कार्ड होल्डर्स को कवर किया जाता है। एक होते हैं आपके एएवाई यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, एक होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। अंत्योदय अन्न योजना के अंदर क्या होता है, आपके 35 किलो ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ आपके इनको मिलते थे, ठीक है। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के अंदर आपको फैमिली साइज के हिसाब से मिलता है, बेसिकली 5 किलो पर पर्सन पर फैमिली मेंबर पर मंथ, ये चीज होती थी। तो इसके माध्यम से लगभग 20 करोड़ फैमिलीज या 81 करोड़ लोगों को हेल्प की जाती थी। अब क्या हुआ, अब अगर देखोगे जनवरी 2023 के अंदर ना, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको मर्ज कर दिया गया आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, और इनको फ्री राशन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ये चेंजेस जो यहाँ पर आए हैं। अब बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सर इतना सारा सरकार खर्च कर रही है, पर देखो सरकार भी चाहती है कि लोगों की मदद करे, ठीक है ना। उनको फ्री राशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छे से एम्पावर हो पाएंगे। तो ये भी तर्क अपने दिए जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल फूड सिक्योरिटी बिल कितना आता है, लगभग 2 करोड़, मतलब 2.87 लाख करोड़। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे गरीब कल्याण अन्न योजना की रिगार्डिंग आपको पता होने चाहिए। तो अभी तक के लिए सरकार इतना 1118 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन अभी तक दे चुकी है पिछले 3 साल के अंदर। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड और कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इंडिया नेपाल बॉर्डर फोर्सेस टॉक्स। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अब आप नोटिस करते होंगे, जैसे हमारे ना नेपाल हो गया, हमारा भूटान हो गया, यहाँ पर हमारे ये काफ़ी फ्रेंडली नेशंस हैं। तो यहाँ पर हमारा तरफ से कौन होता है, एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, ठीक है, या फिर सशस्त्र सीमा बल इंडिया की तरफ से होता है। उस तरह से नेपाल की तरफ से कौन है, आर्म्ड पुलिस फोर्स। इनके बीच में ना आपस में कोऑर्डिनेशन टॉक्स होती हैं। बेसिकली ये देखा जाता है कि आपस में कैसे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के माध्यम से चीज़ें बेहतर कर पाए, ठीक है। ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, जो क्राइम्स कुछ लोग होते हैं ना, आप देखते हो कि क्राइम इंडिया में किया, भाग के वो नेपाल में चला गया, तो इस तरह के क्राइम्स को कहीं ना कहीं हम रोक पाएँ, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इनकी हर साल कोऑर्डिनेशन टॉक्स हमें देखने को मिल जाती हैं। देखो इंडिया और नेपाल का ना रोटी बेटी का रिश्ता है, आप इसके बारे में जानते होंगे। और हमारे पास ना एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है 1950 की, तो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हमने साइन करी थी, तो उसके अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हमारा ओपन बॉर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, आप आराम से दूसरी कंट्री के अंदर मूव कर सकते हो, आपको यहाँ पे वीज़ा फ्री क्रॉसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी रेजिडेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंतर्गत। तो ये था आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इनका आप कोशिश कीजिएगा मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताने की कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा। देखो एक्चुअली मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मैं आपको ना एमसीक्यू होमवर्क में देता हूँ,
और बहुत ही कम लोग इनको अटेम्प्ट करते हैं। अब पता नहीं क्या रीज़न है, स्टार्टिंग में या तो आपका जोश बहुत हाई था, तब काफ़ी सारे लोग इसको आंसर किया करते थे। आजकल बहुत ही कम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप एक्चुअली चाहते भी हो? देखो मैं एक्चुअली ना मैं चाहता हूँ कि एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूँ। रीज़न बीइंग ना, कई बार क्या होता है ना, हम ना टॉपिक जब पढ़ते हैं, तो कुछ दिन के बाद हम उसको भूल जाते हैं। पर अगर हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन जब करते हैं, कई बार उनमें गलतियाँ भी होती हैं, तो गलती वो ना हमें लंबे टाइम तक हमें याद रह जाती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो जैसे अगर हम पढ़ते हैं, मेबी शायद हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। पर अगर हम उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरफ से पढ़ते हैं, तो वो लंबे टाइम तक वी ऑफन रिटेन द फैक्ट्स। तो इसलिए कोशिश किया करो इनको अटेम्प्ट करने की। बाकी आप लोग ठीक है जो कम अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करो कि इनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर बहुत कम लोग अटेम्प्ट करेंगे उसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट? तो पहला जो मैंने कल होमवर्क दिया था, मैं उसको दोबारा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आप एटलीस्ट कोशिश तो करो, ट्राई तो करो इसको आंसर करने की। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका कल वाला ही रहेगा, ताकि आप ये चीज़ बता पाओ। ट्रू फॉल्स मैं देखता हूँ बहुत लोग करते हैं अटेम्प्ट, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मत करो। कल जो होमवर्क दिया था उसका एक बार क्विकली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहले जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू आपका जो रिक्टर स्केल के रिगार्डिंग, तो रिक्टर स्केल ये कह रहा है कि आपका जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको करता है, बिल्कुल ठीक बात है। आईएमएफ की अगर हम बात करें तो इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो यहाँ पर ये कह रहा है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी फॉल्स। पैनामा इस्थमस की अगर हम बात करें तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, तो ये बात भी अपने आप में करेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।